नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में हो क्या रहा है और इस मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के और अतुल चतुर्वेदी हैं प्रेसिडेंट हैं सी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज सिल्वर की, चांदी की, क्योंकि चांदी का प्राइस 70,000 के ऊपर चला गया है। आज हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मार्केट ने कल 70,000 के स्तर को पार किया है। तो सवाल यह है कि क्या 70,000 के ऊपर चांदी की रफ्तार और तेज होगी या 70,000 के ऊपर टिकना चांदी के लिए मुश्किल होगा। पहले बात इसी पर करेंगे और पहला सवाल आपसे होगा मेरा, सुनील कटके जी, आप बताएं 70 के ऊपर चांदी की चाल होने क्या वाली है। जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि और 1000-1500 का तेजी जो है देखने को मिल सकता है सिल्वर में, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है और इवन ट्रेजरी यील्ड्स भी कंटिन्यूअसली डाउनफॉल पे हैं। और मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल के प्राइसेस में हमने इजाफा देखा है बेस मेटल के फ्रंट पे, अगर हम देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि 71,500 तक का एक रेंज जो है देखने को मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता है कि 74 या 75,000 तक एक बार टच करेगा, बट 71,500 72 तक जाके एक बार फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन सारे ट्रेडर्स से इन्वेस्टर्स को यही रहेगा कि 69,900 या 70,000 के रेंज में खरीद सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 69,500 का, और आज के लिए 70,700 का टारगेट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है 2-4 दिन में हमको 71,500 तक का देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो आप करें कि 71,500 तक का टारगेट दिख सकता है। वंदना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी भी 70,000 के ऊपर है चांदी का प्राइस। क्या 70,000 के ऊपर बाइंग में कोई रिस्क है या आपको लगता है डरने की कोई जरूरत नहीं है? 70 के ऊपर यानी अभी भी चांदी में बाइंग हो सकती है, की जा सकती है। जी मृत्युंजय जी, मुझे भी लग रहा है जैसा सुनील जी ने बोला है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे और ग्रेविटी यील्ड में देखे तो यहाँ पे एक जो गिरावट हो रही है थोड़ी सी शार्प हो रही है, लोअर हाईज यहाँ पे बन रहे हैं, साथ में बेस मेटल में भी यहाँ पे तेजी है। तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल भी यहाँ पे एक सपोर्ट है। और 72,000 से मैं भी यहाँ पे एग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 69,000 करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा प्राइसी है। 69,000 69,500 तक के जो लेवल्स आते हैं तो वहां पे बाइंग करना होगा। 72,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस कहीं मुझे लगा कि 68,500 से 68,200 तक लगाना होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है मृत्युंजय जी की एक बार 27.5 से 28 डॉलर तक का जो मूव है वो यहाँ पे चांदी जो है वो कवर कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो बढ़त है वो थोड़ी जारी रहेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि डिप पे बाय करें। डिप पे जो आपने बाइंग की राय दी है, कितनी गिरावट पर बाइंग की जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि 69,500 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस आएंगे और 69,200 का, तो ये जो 300 का जो रेंज है वो एक रेंज में यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है। नवनीत दमानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवनीत जी, आप बताएं आपके हिसाब से चांदी का मार्केट अभी कैसा लग रहा है, और जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, क्या उनके लिए 70,000 का प्राइस अट्रैक्टिव प्राइस है बाइंग के लिहाज से? गुड मॉर्निंग। हमने चांदी में देखा है कि लगभग निचले स्तरों से 6,000 रुपए के आसपास की तेजी कंटिन्यूस लास्ट 15 सेशन में आई है। और मेरे हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स को देखे या आज जो ग्लोबल स्थिति है उसको देखे तो एक रिट्रेसमेंट जरूर ड्यू होता है। हम आज के सेशन में जो नरमी देखने मिली है प्राइमरीली यूएसडी आईएनआर में जो हम अप्रिसिएशन देख रहे हैं उसकी वजह से देखने मिल रही है कि कल के सेशन में यूएसडी आईएनआर 75.50 के आसपास है और अभी 75.05 के आसपास है। तो करीब करीब उसका इम्पैक्ट चांदी और सोने के प्राइसिंग में उनको देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक करेक्शन ड्यू हो सकता है 500 से 600 रुपए का, जहाँ पे एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल फिर से अराइज होगा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पे बाय करने के लिए। जैसे वंदना जी ने कहा 69,200 69,500 जो एक रेंज है वो बहुत अच्छी रेंज है, जहाँ पे आप फिर से एक्यूमुलेट करने को देख सकते हैं। 68,500 के नीचे आप स्टॉप लगाइए एंड 71,200 71,500 के ऊपर के लेवल आपको नेक्स्ट रैली में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी
सिल्वर के ऊपर कि चांदी में अभी करना क्या है। तो चांदी का मार्केट अभी तेज ही लग रहा है सबको, और मार्केट 70 के ऊपर गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आगे यहाँ पे और दाम बढ़ेंगे। तो बाइंग की राय इंट्राडे के लिए भी है, आगे के लिए भी है, लेकिन इसमें आप सावधानी से ट्रेड लें। जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि चांदी का काउंटर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, लिहाजा बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। इस पर आप ध्यान रखें। बाकी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड चांदी में लें। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, हालांकि कल अच्छी तेजी हमने देखी थी। गोल्ड का मार्केट अभी कटके जी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो थोड़ी सी गिरावट है, करीब 250 रुपए की, 48 के नीचे लुढ़का है। क्या खरीद लिया जाए या थोड़ा और वेट किया जाए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है गोल्ड करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से ही थोड़ा डिप है आज का। अदरवाइज डॉलर टर्म में अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, $1790 तक का ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल के सेशन में हमने देखा तकरीबन $1800 तक का लेवल छू गया था, जो कि फरवरी के बाद ऑलमोस्ट पहली बार $1800 के करीब गोल्ड हमने देखा है। तो मुझे लगता है जो करंट फंडामेंटल्स हैं और इवन टेक्निकल लेवल्स हैं वो ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो वहां पे थोड़ा और सपोर्ट देखने को मिल सकता है गोल्ड के प्राइसेस में। नियर टर्म में मैं बाय ऑन डिप का ही रणनीति बताऊंगा। इवन फिजिकल फ्रंट पे ज्वेलरी और कॉइन की डिमांड में इजाफा हमने देखा है, अभी वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल डिमांड से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आज के लिए 47,950 के रेंज में बाई रहेगा। 47,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 48,450 तक का टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड पर हो गई। वंदना जी, टेक्निकल चार्ट पर आज के लिए आपको गोल्ड का मार्केट कैसा दिख रहा है? क्योंकि जो फंडामेंटल हैं वो थोड़े से तेजी के तो हैं ही, डॉलर कमजोर है, बॉन्ड यील्ड की रफ्तार थमी है, तो टेक्निकली मार्केट अभी कैसा दिख रहा है आपको? जी मृत्युंजय जी, ओवरऑल यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दर्शकों को। ओवरऑल यहाँ पे तेजी बनी रहेगी, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स दोबारा बाइंग में आ रहे हैं, या चाइना में एक एग्रेसिव बाइंग के लिए अर्ज किया गया है गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में, तो मेरे ख्याल से उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इंट्राडे के लिए मुझे रुपी एप्रिसिएशन यहाँ पे है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड से मार्केट करेक्ट हो सकती है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। उसके लिहाजे से मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में सेलिंग किया जा सकता है। 48,150 के करीब सेलिंग करना चाहिए। थोड़ा सा हायर साइड पे मैं यहाँ रिकमेंड करूंगी 47,800 तक का एक जो टारगेट है उसको लेके चले, मॉडरेट टारगेट को लेके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,300 रुपए का, तो थोड़ा सा हायर साइड पे सेलिंग की सलाह रहेगी मेरी। ठीक है, तो आप करिए कि थोड़ी सी तेजी आ जाए तब आप बेच कर चलें। लेकिन पोजिशनली नवनीत जी आपका क्या व्यू है गोल्ड के ऊपर? क्योंकि हमने गोल्ड के ऊपर एक बड़ा पोल किया था और उसके नतीजे ये हैं कि 50,000 तक गोल्ड अगले 2-3 महीने में चला जाएगा। आप एग्री करते हैं और आपको लगता है कि पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से बाइंग का अच्छा मौका है इस लेवल पे? जी मृत्युंजय, अगर मोतीलाल का आप मोतीलाल ओसवाल का अगर आप रिकमेंडेशन देखें तो हम कंटिन्यूड 45,000 के स्तरों से बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं, और 50,000 51,000 तक के स्तर हम दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हमने कंसिस्टेंट स्टैंड रखा हुआ है। मेरे हिसाब से जो तेजी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी है, और करीब 4,000 रुपए का इजाफा हमने लास्ट 15 से 20 सेशन में गोल्ड प्राइसिंग में देखा है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी एक रिट्रेसमेंट ड्यू हो रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रुपये में जो वोलेटिलिटी है उसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़ी से करेक्टिव मोड में अगले 2 सेशन 3 सेशन में आ सकते हैं, जो कि प्राइसेस को 47,500 47,400 तक ला सकते हैं। वहां पर फिर से एक फ्रेश एंट्री की रिकमेंडेशन रहेगी। आप 46,500 का स्टॉप लगाइए, और फिर से जो रैली शुरू होगी वो 49,500 तक आपको राइड करने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से करीब 500 रुपए के करेक्शन पे एक बहुत अच्छी बाइंग इमर्ज होगी, तो करेक्शन का वेट करना चाहिए। ओके, करेक्शन का वेट करें, उसके बाद आप एक लंबे वक्त के लिए बाइंग कर सकते हैं। 50,000 का लेवल आगे आपको गोल्ड में दिख सकता है। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू अपनी राय देने के लिए। अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट लगातार दबाव में है, और आज क्रूड का प्राइस 4600 के नीचे आ गया है एमसीएक्स पे। करीब 1.25% की नरमी इस वक्त दिख रही है, और डिमांड घटने की चिंता क्रूड मार्केट पर हावी है। उसका सीधा इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, और जिस तरह से भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम नीचे हैं, ब्रेंट के भी और नैमेक्स क्रूड के भी करीब 0.5%। तो बताएं कटके जी, क्रूड में अभी क्या लग रहा है आपको, और क्या 4600 के नीचे क्रूड में कमजोरी और बढ़ सकती है, गिरावट और बढ़ सकती है?
जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है क्रूड के प्राइसेस में ऑलरेडी हमने $3 या $4 का करेक्शन देखा है। WTI अभी $61 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है ओपेक का भी डिसीजन यही है कि भाई मई से जो आउटपुट है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बट अभी प्राइसेस जो है मैं समझ रहा हूं कि $60 के आसपास WTI जो है बॉटम आउट हो जाएगा, क्योंकि ओपेक ने जो अपना ऑयल डिमांड का आउटलुक है उसको रिवाइज किया हुआ है और उन्होंने बताया है कि तकरीबन 5.95 मिलियन बैरल पर डे का डिमांड जो है इजाफा होगा, जो कि प्रीवियस फोरकास्ट था कि 70,000 बैरल का इजाफा रहेगा। तो ये एक बड़ा न्यूज रहेगा जो कि क्रूड के प्राइसेस को आने वाले समय में सपोर्ट देगा। और इवन जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसकी पॉजिटिविटी है, वहां पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। प्लस डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है, डॉलर डिनोमिनेटेड सारे कमोडिटीज जो हैं उसका फायदा उठा सकती है ऑन द प्लस साइड। तो मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी 100-150 रुपए करेक्ट हो चुके हैं, तो रिसेंट फंडामेंटल्स डिस्काउंट कर चुके हैं। तो अभी बाय ऑन डिप की सलाह मेरी रहेगी क्रूड ऑयल में एक छोटे टारगेट के लिए। मैं नियर टर्म में मानता हूं कि $60 से लेके $64 के रेंज में WTI ट्रेड करेगा। ये $3 से $4 का दायरा रहेगा। आज के लिए हाजिर के सेशन में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा बाई साइड रहेगा। 4590 के रेंज में बाई करें, 4560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4660 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। कॉपर पर वंदना जी आपका क्या भी होगा? मेटल में कॉपर का काउंटर आज के लिए आपको कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से यहाँ पे वेव्स है, न्यू वेव्स हैं, और जिस तरीके से थोड़ा सा स्लगिश डेटा आना शुरू हुआ है और यहाँ पे भी डिस्काउंट किया जा रहा है कि 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है सेकंड वेव का। तो मेरे ख्याल से उसका जो इम्पैक्ट है ये यहाँ पे बेस मेटल में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी ओवरबॉट हो गई है ये कमोडिटी, तो 725 के करीब मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 716 का यहाँ पे जो एक टारगेट है वो यहाँ पे आ सकता है। 728 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल कॉपर में तेजी है, ये जो स्ट्रैटेजी दी गई है ये इंट्राडे के लिए है या फिर मैक्सिमम ये 1 से 2 दिनों के लिए स्ट्रैटेजी है? ओके, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर पे। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तिलहन की, और खास करके जिस तरह से दाम तिलहन के आसमान पर पहुंच रहे हैं सोयाबीन के, इसको लेकर के अब दो फाड़ हो गया है, अलग अलग राय आ रही है। एक तरफ कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि इसमें गलत हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये तेजी जायज है और इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर हम करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे तिलहन की बेतहाशा तेजी की, और लगातार दाम आसमान पर जा रहे हैं। सोयाबीन का भाव वायदा बाजार में 7,800 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर जा चुका है। सरसों वायदा ने आज 7,368 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है। सोयाबीन और सरसों में 3% से ज्यादा की तेजी है। क्रूड पाम तेल और सोया तेल भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और इस तेजी को लेकर अब अलग अलग संगठनों के बीच घमासान मच गया है। एक तरफ वो संगठन है जो ये कह रहे हैं कि ये तेजी गलत है और इस पर सेबी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि ये तेजी जायज है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है और किसी भी तरह के एक्शन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो सी और सोपा दो बड़े संगठन हैं ऑयल सीड के, तिलहन के, और सी और सोपा का ये मानना है कि सोयाबीन की तेजी गलत है, इसमें सट्टेबाजी हो रही है, सप्लाई मांग के जो प्राइस है वो फंडामेंटल के खिलाफ है, और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए सेबी को इंटरवीन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इसमें सट्टेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ शेतकारी संगठन, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने सेबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि किसी भी तरह के एक्शन की जरूरत सोयाबीन वायदा में नहीं है और सोयाबीन के फ्यूचर को बंद नहीं करना चाहिए। शेतकारी संगठन का यह मानना है कि चूंकि उत्पादन बहुत कम है, उसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिख रहा है, और अगर अभी किसी तरह का एक्शन वायदा बाजार में होता है सोयाबीन को लेकर तो इससे किसानों को नुकसान होगा, किसानों का सेंटीमेंट कमजोर होगा और इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। तो दो अलग अलग राय। हालांकि शेतकारी संगठन से हमने अप्रोच किया था कि वो जुड़ें, लेकिन उनकी कुछ निजी मजबूरी है जिस वजह से वो जुड़ नहीं पाए। लेकिन हमारे साथ सी के प्रेसिडेंट
अतुल चतुर्वेदी जी इस वक्त जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल जी। इस मामले को लेकर लगातार आवाजें उठने लगी हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। जो शेतकारी संगठन की दलील है कि उत्पादन बहुत कम हुआ है, डिमांड बहुत बेहतर है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह का एक्शन होगा तो इससे फार्मर का सेंटीमेंट कमजोर होगा। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? नहीं, वो जो मैं शेतकारी संगठन के खिलाफ कतई नहीं हुई हूँ, और अगर फार्मर्स को अच्छा दाम मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनफैक्ट हमारे लोगों का तो ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर किसानों को अच्छा दाम मिलता रहा तो उनका सप्लाई साइड रिस्पांस बड़ा तगड़ा होने वाला है। खरीफ के अंदर हो सकता है कि आप देखें कि सोयाबीन का रकबा बेइंतहा बढ़ता है और ग्राउंडनट ऑयल का भी बढ़ता है। बट हम लोगों का कहना केवल इतना था, आपने शायद देखा भी होगा, हम लोगों ने जो मेल भी लिखी है सेबी को, कि अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे वो हो रही है, क्या नाम, कार्टेलाइजेशन हो रहा है या कुछ वैसा हो रहा है जो कि अननेचुरल है, तो आपको इंटरवीन करना चाहिए। हम लोगों ने ये कतई नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने कहा है कि आप अपनी आपकी जो सर्वेलेंस है उसको थोड़ा एक्टिवेट करिए और देखिए कि क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करें, अगर नहीं हो रहा है कुछ और वाकई में माल नहीं है सिस्टम में, देन तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ इस तरफ देखना पड़ेगा कि आज जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की तकलीफें हैं कि अगर उनको माल नहीं मिलेगा तो उनका भी इंपोर्ट की तरफ कुछ परमिशन देनी पड़ेंगी डी ऑयल मिल की, जो कि उनका मेन रॉ मटेरियल है। और हम लोगों ने किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करिए, क्योंकि यू डोंट शूट द मैसेंजर। अगर एनसीडीएक्स अपना मैसेंजर है प्राइजेस का, तो वी डोंट नीड टू शूट इट। पर एक चीज मैं इसके साथ जरूर ये कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ के जो एक्सचेंज है वो रिलेटिवली शैलो मार्केट है, और जब शैलो मार्केट होता है तो इसमें स्क्वीजिंग, जो शॉर्ट्स होते हैं उनको स्क्वीज करना रिलेटिवली आसान होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सेबी है वो जरा इसको ध्यान से इसकी तरफ नजर रखे और अपने सर्वेलेंस को जरा स्ट्रॉन्ग करे। एक चीज मैं आपको इस कंटेक्स्ट में एक और बात बोलना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार तो आपने जब बात हो रही थी तब बोला भी था, अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पोर्ट्स इंडिया आज की तारीख में 10 से 11 लाख टन तेल इंपोर्ट करता है। पहले क्लियरेंसेस में 2 से 3 दिन में स्टॉक क्लियर हो जाता था, पर अभी थोड़ा सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह वालों ने, कस्टम्स वालों ने एक नया सिस्टम चालू किया है तुरंत क्लियरेंस का। वो तुरंत क्लियरेंस एक्चुअली डिले कर रहा है बेइंतहा। आज की तारीख में 10 से 12 दिन में क्लियरेंस हो रहे हैं पोर्ट्स पे तेल का, और ऐसे हाथ में जबकि हिंदुस्तान में वैसे ही तेल की भयंकर तेजी आई हुई है या वर्ल्ड में तेजी आई हुई है, अगर 10-10, 12-12 दिन मतलब 2.5 से 3 लाख टन तेल अगर आपका स्टक हो जाता है पोर्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं ये भी बाजारों को फ्यूल कर रहा है। मेरा तो मानना है कि इस टेम्परेरीली ये इसको ग्रीन चैनल में गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि जहां तक जो इंपोर्ट होता है ठीक बात है सर, ठीक बात है। तो ये आपने एक अच्छी दलील दी है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, और कटके जी आपका भी बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।